आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही शास्त्री जी में सादगी, ईमानदारी और मेहनत की झलक दिखती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां 3 बच्चों को लेकर मिर्जापुर आ गईं। यहीं से शुरू हुई उनकी असली लड़ाई, गरीबी, चुनौतियां, लेकिन कभी हार नहीं मानी। परिवार की जिम्मेदारियां छोटी उम्र में ही कंधों पर आ गईं, लेकिन शास्त्री जी ने हमेशा अपनी मां का साथ दिया और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। उनकी शुरुआती पढ़ाई मिर्जापुर में हुई, लेकिन पढ़ाई का जुनून उन्हें वाराणसी ले गया। पैसे न होने के कारण वे रोज नदी तैरकर स्कूल जाते थे, किताबें सिर पर रखकर, ताकि भीग न जाए। यह सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनके सपनों और शिक्षा के प्रति उनकी लगन का प्रमाण था। वाराणसी में उन्होंने काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। यहीं महात्मा गांधी के विचारों ने उनके भीतर देशभक्ति की चिंगारी जलाई। कक्षा में वे हमेशा आगे रहते थे और शिक्षकों के प्रिय छात्र बन गए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई गरीबी और मुश्किलों के बीच पूरी की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करना, पुराने कपड़ों में स्कूल जाना, इन सब ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। उनका बचपन हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। शास्त्री जी ने कभी हालात का रोना नहीं रोया, बल्कि हर कठिनाई को अवसर में बदल दिया। नदी तैरकर स्कूल जाना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनके जज्बे का प्रतीक है। यह दिखाता है कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। यही बच्चा आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना और दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत चरित्र और इरादों में होती है। शास्त्री जी की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है कि कठिनाइयों के बावजूद सपनों को पूरा किया जा सकता है। जब देश अंग्रेज हो, भारत छोड़ो के नारे से गूंज रहा था, शास्त्री जी भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उस समय देश के हर कोने में आजादी की लहर दौड़ रही थी और शास्त्री जी ने भी अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, जिन्होंने अपने सपनों से ऊपर देश की आजादी को रखा। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी ज्वाइन की और देश सेवा को अपना धर्म बना लिया। इस संस्था के माध्यम से वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद करने लगे और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। शास्त्री जी को करीब 9 साल जेल में बिताने पड़े। पहली बार वे सिर्फ 17 साल की उम्र में जेल गए। इतनी कम उम्र में जेल जाना उनके साहस और समर्पण को दर्शाता है। जेल में रहते हुए वे किताबें पढ़ते और देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। उन्होंने जेल को भी सीखने का अवसर बना लिया और अपने विचारों को और मजबूत किया। 1942 के करो या मरो आंदोलन में उन्होंने इलाहाबाद में आंदोलन को नई ऊर्जा दी, गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया और भेष बदलकर लोगों को तैयार किया। उनके साहसिक कदमों ने आंदोलन को और तेज कर दिया। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शांत दिखने वाला इंसान इतना बड़ा क्रांतिकारी है। वे हमेशा सादा जीवन जीते, लेकिन उनके विचार और इरादे बेहद मजबूत थे। जेल यात्राएं उनके लिए पाठशाला थी। अनुशासन, धैर्य और कर्तव्य की सीख मिली। उन्होंने हर कठिनाई को एक नए अनुभव की तरह लिया और खुद को लगातार निखारा। एक बार बेटी की मृत्यु के बाद भी वे अंतिम संस्कार कर सीधे जेल लौट गए। देश का कर्तव्य उनके लिए सबसे ऊपर था। शास्त्री जी का यह त्याग और समर्पण आज भी हमें सच्ची देशभक्ति का अर्थ सिखाता है। आजादी के बाद देश के सामने नई चुनौतियां थीं। शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बनाया गया, जहां उन्होंने प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया।
केंद्र सरकार में वे रेल, परिवहन और गृह मंत्री बने। वे जमीन से जुड़े नेता थे, आम लोगों की समस्याएं समझते थे। उन्होंने पहली बार बसों में महिलाओं के लिए कंडक्टर की नियुक्ति का विचार रखा। भाषा विवाद के समय शास्त्री जी ने सबको भरोसे में लेकर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जारी रखने का समाधान निकाला। उनका काम करने का तरीका सरल था, घंटों काम, बिना थकान या घमंड। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वे सबसे भरोसेमंद साथी थे। उनकी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। 1956 में रेल मंत्री रहते हुए 2 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। पहली दुर्घटना के बाद नेहरू जी ने उन्हें रोका, लेकिन दूसरी बार वे अडिग रहे। संसद में उन्होंने कहा, जब चीजें अच्छी होती हैं तो हम श्रेय लेते हैं, तो जब कुछ गलत हो तो हमें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उनका इस्तीफा भारतीय राजनीति में नैतिकता का नया अध्याय था। इस घटना ने शास्त्री जी का कद बहुत ऊंचा कर दिया। लोगों ने देखा कि एक नेता के लिए पद से ज्यादा सिद्धांत मायने रखते हैं। आज भी उनका यह त्याग हर किसी के लिए प्रेरणा है। नेहरू जी के निधन के बाद देश में एक अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे समय में शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुना गया। उनकी छवि सादगी और ईमानदारी की थी, लेकिन देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर थी। सबको शक था कि क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत और दृढ़ निश्चय से सबको चौंका दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने फैसलों से सबका भरोसा जीत लिया। देश में उस समय अनाज की भारी कमी थी, लोग भूख से जूझ रहे थे। साथ ही पाकिस्तान की चुनौती भी सामने थी। दोनों मोर्चों पर उन्होंने डटकर काम किया और कभी हार नहीं मानी। किसानों और वैज्ञानिकों को एकजुट कर हरित क्रांति की शुरुआत करवाई, जिससे भारत ने धीरे धीरे अनाज में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति शुरू की और अमूल मॉडल को पूरे देश में फैलाया। इससे लाखों किसानों की आमदनी बढ़ी और ग्रामीण भारत को नई ताकत मिली। उनका मानना था, किसान और जवान मजबूत होंगे तो देश को कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन शास्त्री जी ने सेना को पूरी छूट दी और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और लाहौर तक पहुंच गई। यह भारत की सैन्य शक्ति का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। शास्त्री जी ने अपने फैसलों और नेतृत्व से साबित कर दिया कि भारत की कमान मजबूत और ईमानदार हाथों में है और देश हर चुनौती का सामना कर सकता है। 1965 के युद्ध के दौरान देश 2 मोर्चों पर लड़ रहा था, सीमा पर और अनाज की कमी से। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने देश को एकजुट कर दिया। उन्होंने देशवासियों से सोमवार को एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की। शास्त्री व्रत खुद से शुरुआत की और देश ने उनका साथ दिया। इस नारे ने किसानों और जवानों को सम्मान दिया और हरित क्रांति को सफल बनाया। जय जवान जय किसान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह नारा शास्त्री जी की दूरदृष्टि और नेतृत्व का प्रतीक है। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते के बाद शास्त्री जी ने अपने परिवार से बात की और कहा कि वे थक गए हैं। उसी रात 11 जनवरी 1966 को उनके निधन की खबर आई। आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा। उनकी मृत्यु पर कई सवाल उठे। शरीर नीला क्यों पड़ा? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ?
उनके डॉक्टर और सेवक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिवार ने जांच की मांग की, लेकिन रहस्य बना रहा। भारत ने उस दिन एक अनमोल रत्न खो दिया। शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी और हिम्मत की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे छोटे सरकारी घर में रहते थे। निजी कार नहीं थी। बेटे ने सरकारी कार का इस्तेमाल किया तो शास्त्री जी ने पैसे सरकारी खजाने में जमा कराए। फटा कुर्ता पहनते थे। कहते थे, देश में कई लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए फिएट कार खरीदने के लिए लोन लिया, जो उनकी पत्नी ने बाद में चुकाया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। विजय घाट पर उनकी समाधि है। उनकी असली विरासत सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति निस्वार्थ सेवा। शास्त्री जी की कहानी सिखाती है, कद से नहीं, विचारों और कामों से इंसान बड़ा बनता है। गरीबी में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। नदी तैरकर स्कूल गए। हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। जय जवान जय किसान हमें सिखाता है, देश के असली हीरो सैनिक और किसान हैं। रेल मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने सिखाया, अपनी गलती मानना ही बड़प्पन है। उनकी सादगी बताती है, असली खुशी सादे जीवन में है, चीजों से नहीं, इंसानियत से। शास्त्री जी एक विचार हैं। विनम्रता, सादगी और ईमानदारी में ही असली ताकत है। जब भी लगे कि साधन कम है, शास्त्री जी को याद करना। इरादे नेक हों तो इतिहास बनता है।